नमस्कार, जय हिंद। संविधान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात कर रहा हूं द हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2 की, जहां हम जानेंगे संविधान सभा का निर्माण और साथ में ये भी जानेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश क्राउन का क्या रोल था हमारा संविधान बनाने में। सबसे पहले संविधान सभा का निर्माण। 1934 में एम.एन. रॉय ने सबसे पहले आइडिया दिया संविधान सभा का। फिर 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड किया संविधान सभा का। उसके बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा का मांग किया और साथ में पूर्ण स्वराज की मांग की, जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मना कर दिया। इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है 1939 से लेकर 1945 के बीच में, जिसमें ब्रिटिशर ने इंडियंस को इन्वॉल्व किया उनके तरफ से लड़ने के लिए। और जब ये बात हमारे इंडियन लीडर को मालूम पड़ी, उस समय इसका बहुत विरोध हुआ और साथ ही संविधान सभा और आज़ादी की डिमांड बहुत बढ़ गई। फिर इसको पैसिफाई करने के लिए ब्रिटेन गवर्नमेंट इंडिया में अगस्त ऑफर 1940 में भेजती है और क्रिस्प मिशन 1942 में भेजती है। बट ये आईएनसी के लीडर को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसमें ये संविधान सभा बनाने की बात तो करते हैं लेकिन वो पूर्ण स्वराज की बात नहीं करती, जिस वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस इसका विरोध करती है और मना कर देती है। इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है और उसके बाद ब्रिटेन में इकोनॉमिक क्राइसिस आता है और वहाँ पॉलिटिकल चेंज भी हो जाता है। वहाँ लेबर पार्टी जीत जाती है और उनके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर रहता है फ्रॉम अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका से कि इंडिया को आज़ादी दो। फिर ब्रिटेन से इंडिया में कैबिनेट मिशन प्लान आता है 1946 में, जिसका रोल ये होता है कि भारत के लिए संविधान सभा बनाई जाए। वो एक समूह हो पीपुल का जो आगे चलकर संविधान बनाए। फिर संविधान सभा के लिए टोटल 389 सीट का डिसीजन होता है, जो कि उस समय 1946 में फर्स्ट टाइम इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है। उस समय का रेशियो लिया जाता है 1:10 लाख। 10 लाख आबादी में एक सीट जाएगा संविधान सभा में। और उस समय इंडिया को दो भाग में डिवाइड किया जाता है, एक में ब्रिटिश इंडिया और सेकंड प्रिंसली स्टेट। उस समय के प्रिंसली स्टेट में राजपूत वगैरह। और ब्रिटिश इंडिया के पास रहता है 296 सीट और प्रिंसली स्टेट के पास 93 सीट। और इलेक्शन के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिलता है 208 सीट, मुस्लिम लीग को मिलता है 73 सीट्स और अदर में मिलता है 15 सीट्स। और चुनाव के बाद फर्स्ट टाइम 9 दिसंबर 1946 में पहली मीटिंग होती है संविधान सभा की, जिसमें टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को। इसके बाद सेकंड मीटिंग में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया जाता है। थर्ड मीटिंग जो कि 13 दिसंबर 1946 में होता है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इंट्रोड्यूस करते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जिसमें वो बताते हैं सॉवरेन इंडिया के बारे में, यूनियन ऑफ स्टेट के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जो 22 जनवरी 1947 में पास कर दिया जाता है। और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को प्रियम्बल या प्रस्तावना के तौर में संविधान में जोड़ दिया जाता है। इस तरह इसके बाद जब संविधान सभा चालू होता है, उस समय मुस्लिम लीग इसका बहुत अपोज करती है और वो अपने लिए अलग स्टेट पाकिस्तान की डिमांड रखती है। फिर ब्रिटेन के तहत के पास से इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आता है और वो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को सेपरेट करता है और 15 अगस्त को ब्रिटिशर इंडिया छोड़ के चले जाते हैं। ये सब होता है लॉर्ड माउंटबेटन के प्रेजेंस में, जो उस समय के वाइसरॉय रहते हैं। और जब पाकिस्तान चला जाता है तो हमारे संविधान सभा में 299 सीट्स रहते हैं और ये सब मिलकर आगे संविधान का निर्माण करते हैं। फिर 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी को ये काम सौंपा जाता है कि आप संविधान बनाएं। ड्राफ्टिंग कमेटी अपना फाइनल ड्राफ्ट 26 नवंबर 1949 में जमा करती है, किया जाता है और 26 जनवरी 1950 में पूरे देश में लागू किया जाता है। हम जान गए कि संविधान सभा का कैसे निर्माण हुआ और इसमें क्या क्या रोल हुआ था बाकी लोगों का।
अब हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिश क्राउन के तहत क्या संवैधानिक विकास हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश क्राउन के तहत कुछ एक्ट और रिफॉर्म्स आए थे, जिसमें कुछ नियम बताए गए हैं। उन नियम को हमारे संविधान में लिया गया है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट और रिफॉर्म के बारे में जानते हैं। सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये एक्ट ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए लाया था। इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये एक्ट ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर को लिमिट करने के लिए लाया था और साथ में ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंडिया के मैटर में इन्वॉल्व करने का अधिकार दिया गया। इसके बाद आया चार्टर एक्ट 1833। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर को खत्म कर दिया गया, मतलब उनके कॉमर्शियल जो एक्टिविटीज थे उनको खत्म कर दिया गया और साथ में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में डायरेक्टली कंट्रोल करने का अधिकार मिल गया। इसके बाद आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस को इन्वॉल्व करने का फैसला करते हैं। इसके बाद आता है मॉन्टागो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ऑफ 1917। इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस को ज़्यादा अधिकार, ज़्यादा पावर देने की बात करते हैं और ये रिफॉर्म्स लेजिस्लेटिव असेंबली की स्थापना करता है। इसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें प्रोविंसेस को ज़्यादा ऑटोनॉमी दी गई है और लेजिस्लेटिव असेंबली बनाया गया था और जुडिशरी बनाई गई थी। और ये सब एक्ट और रिफॉर्म्स को देखते हुए जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है कुछ नियम, आइए उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स जैसे इक्वालिटी बिफोर लॉ, फ्रीडम ऑफ स्पीच। इसके बाद बात करते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट। फिर बात करते हैं थर्ड पॉइंट फेडरल स्ट्रक्चर, सेंटर है फिर स्टेट है। उसके बाद बात करते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर लोअर कोर्ट। ये सारे नियम उस समय के लॉस एंड रिफॉर्म्स में से लिए गए हैं हमारे संवैधानिक में, और हम इसलिए कह सकते हैं कि ये सब सारे लॉस और रिफॉर्म्स हमारे संविधान में लिया गया है। और उन समय का आज हम जान गए कि कैसे संविधान सभा का गठन हुआ और साथ में ये भी जान गए कि कैसे हमारा ये ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश क्राउन के तहत क्या संवैधानिक विकास हुआ है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहां हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय संविधान।